कि इस वक्त हालांकि कोई कलाकार बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता, लेकिन दो कलाकार के नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, पवन सिंह और केसारी सिंह, केसारी यादव। तो सर आपको ऐसा मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अफवाहें हैं या सच है उस बारे में, कि आपका एक्टिंग इतना शानदार है, इतनी दमदार है कि वो सोचते हैं कि अगर आप उस सिनेमा में आ जाएं, उनके साथ फिल्म करेंगे तो उनका कैरेक्टर डाउन हो जाएगा, इसलिए आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या सोचते हैं ये मैं कैसे सोचूं? ये उनकी सोच है। सुनने को मुझे भी बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो ये सोच उनकी है और उनकी सोच मैं बदल सकता नहीं हूँ। मेरी सोच मैं बदल रहा हूँ कि और मैं पवन सिंह की फ़िल्म या खेसारी जी की फ़िल्म सबसे मेरे अच्छे ताल्लुकात है, या इनकी फ़िल्म या उनकी फ़िल्म नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो भी सिनेमा करना चाहता हूँ वो सिनेमा हम सब का हो और हम सब उस सिनेमा के हों, कि इनकी फ़िल्म कर लूँ, उनकी फ़िल्म कर लूँ। मसला तो यहीं बिगड़ा है साहब कि आदमी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए सिनेमा बनाना चाहता है कि एक कोई भी XYZ कोई हीरो ले लो, उसके हिसाब से सिनेमा में कहानी बना लो, उसके हिसाब से गाने रख लो, कलाकार रख लो, ये रख लो और बोलो कि हमने सिनेमा बना लिया। और हम इस कोशिश में हैं कि सिनेमा हीरो बने और उसमें तमाम कलाकार अपने आप में सबके नज़र में स्टार नज़र आने लगे, तो मुझे वो अच्छा लगेगा। सर इसी पसंद नापसंद में आप जो है सूली पे चढ़ गए सर। संघर्ष में आप थे, बहुत शानदार पिक्चर बनी। पहले अपने अल्फाज अब आप इसने सूली पे चढ़ना किस? सूली पे चढ़ना मतलब कि ये पसंद नापसंद जो हुआ, हो सकता है कि संघर्ष में आप थे पहले वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको नापसंद किया गया, मतलब आप किसी को पसंद नहीं होगी, शायद हीरो को नहीं पसंद होगे या डायरेक्टर आपको पसंद नहीं कर रहा होगा, उस भेंट पे चढ़ गए, सूली की भेंट पे चढ़ गए। आपको शायद नहीं पसंद किया, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, आप अच्छी एक्टिंग करते हैं, आपको नहीं लिया गया। क्योंकि ऐसा होता है कि पहला पार्ट होता है और वो हिट होती है, सेकंड पार्ट बनता है और अच्छा एक्टर है तो उसे रिपीट भी किया जाता है। सूली पे मैं शायद उस फिल्म में होता तो चढ़ जाता, क्योंकि वो जब संघर्ष 1 बना था तो उस सिनेमा का प्रारूप था कुछ हद तक। उस समय निर्देशक भी सिनेमा सोच रहे थे, उस समय स्टार भी कलाकार के रूप में उसमें इन्वॉल्व थे। अब सब स्टार हो गया है, तो स्टार के साथ काम करने वाले डायरेक्टर भी सुपरस्टार हो गए हैं, तो शायद मेरे लायक वैसा कोई रोल नहीं होता और बेवजह का मैं उस फिल्म में किसी भी प्रेशर में अगर काम कर रहा होता तो शायद मैं अपने एक अंदर के कलाकार के साथ इंसाफ नहीं करता, तो मैं सूली पे चढ़ा महसूस करता। उस सिनेमा में नहीं हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, और नहीं हूँ तो शायद मैं उससे बेहतर कहीं और जगह पहुँचने के लिए ईश्वर मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं चल रहा हूँ। मैं उस सिनेमा को मैं मेरे मानसिक स्तर पे भी कहीं से उस सिनेमा नहीं है, और आप उस सिनेमा से मुझे सूली पे लटका रहे हैं। कर लेता तो लटक जाता, ये क्यों लटकता मैंने बता दिया। उस लायक रोल नहीं होता जो संघर्ष 1 में था उस तरह का, और मैं वो अगर मजबूरीवश कर लेता, किसी लोभवश कर लेता, तो मैं आज अपने आप को कभी माफ़ नहीं करता, शर्मिंदित रहता हमेशा। तो सिनेमा में वैसे भी वो करना चाहता हूँ जो सिनेमा हो और सिनेमा में कुछ करने या कहने के लिए हो। मसला ये नहीं है कि हम पूरे 3 घंटे के लिए हैं, मसला ये है कि अगर हम 3 मिनट के लिए भी हैं तो 3 मिनट में हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम जिस लायक हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उस लायक वो 3 मिनट मुझे दिया गया है कि नहीं, वो कह रहे हैं। तो मैं अगर बोलूँ कि मेरे आज तक के सिनेमा के वक्त में पैसे मैंने बहुत कमाए, लेकिन अभी केवल खुशियाँ कमा रहा हूँ, रिस्पेक्ट कमा रहा हूँ दर्शकों के द्वारा, जो शायद पहले उस रूप में नहीं था। पहले मेरे फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग बहुत थी, लोग विलन के रूप में मुझे देखते थे और गालियाँ भी देते थे, चप्पलें भी मारी गई, मेरे पे थूका भी गया, तो वो एक खुशी थी यार। चलो, मैं भी गफलत का शिकार था कि यार विलन मतलब पैरेलल टू हीरो लोग बोलते थे। लेकिन अब मुझे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे तजुर्बे बढ़ते हैं, तो अब आप और शालीन हो जाते हैं और सरल हो जाते हैं और सहज हो जाते हैं। आज मैं शालीन भी हूँ, सरल भी हूँ और बेइंतहा सहज हूँ। मेरी सहजता इस लेवल पे है कि अब न मुझे कुछ खो जाने का गम होता है, न कुछ मिल जाने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो ईश्वर देते हैं प्रसाद समझ के ग्रहण करता हूँ। कोई आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है, और पूजा समझ के उसको करने की कोशिश करता हूँ, और इसी सच्चाई के साथ मैं जी रहा हूँ
और इसी सच्चाई के साथ मैं मरूंगा भी। लेकिन मैं जो मुझे ईश्वर ने जो अभी संदेशा दिया है या जो अंदेशा मुझे लग रहा है कि मैं जब मरूंगा भी तो सिनेमा ही करते मरूंगा। सिनेमा करने लायक जिस दिन नहीं रहूँगा शायद मैं नहीं जी पाऊँगा, दुनिया में नहीं रहूँगा। और कम से कम ईश्वर से प्रार्थना भी है और उम्मीद भी है कि ईश्वर इतना देंगे। में आते ही हैं कि अरे फलाना भैया मिल गए, अरे फलाना भैया बस फिल्म बना लो। भ्रमजाल पहले लेकर के आए, भ्रमजाल में फंसे यहाँ होते हैं। अरे भैया ने बोला ये कर दो तो ये कर दो भाई, हो गया। भैया ने इतना पैसा, अरे भैया ने मांगा दे दो यार, भैया की वजह से फिल्म चलेगी। अच्छा भैया ने बोला कि इतने में फिल्म बिक जाएगी, अरे हो जाएगा, खर्चा होने दो। और फिल्म जब बन गई, बिक गई, भैया ने फिल्म रिलीज भी करवा दी, भैया ने फिल्म चला भी दी। जब पैसे प्रोड्यूसर के पास नहीं आए, भैया ने तब जाते जाते ये भी बोला कि बोलो कि इस फिल्म में तुम इतना कमा लिए हो। और वो मजबूर भ्रमजाल में फंसा प्रोड्यूसर जाते जाते भी बोलता है मैं तो अरबपति हो गया हूँ, और वहाँ घर पे उसका 10 बीघा ज़मीन बिक रहा होता है। तो इस भ्रमजाल का नाम है हमारे यहाँ का सिनेमा इंडस्ट्री जो होता है। भाई क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, क्योंकि मेरे इस आँखों ने ऐसे कम से कम 150 प्रोड्यूसर देखे हैं जो भ्रमजाल में आए और भ्रमजाल में ही यहाँ से गए भी।